हाय गाइस। तो स्टेक सीरीज में हम जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन लेफ्ट और राइट। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काफी जगह पूछा जाता है इंटरव्यूज में। इन दोनों क्वेश्चन में भी इसी का यूज होता है। तो पहले हम करेंगे नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन लेफ्ट, फिर उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करना है वो देखेंगे, फिर ये देखेंगे आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि इसमें स्टेक का यूज हो रहा है, फिर हम उसका कोड लिखेंगे और उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक अरे दिया हुआ है और उसमें उसके हर एलिमेंट के लिए हमें यह बताना है कि उससे छोटा एलिमेंट उसके लेफ्ट साइड में, नियरेस्ट स्मॉल एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो इसके 3 के लिए तो इसके लेफ्ट में कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो 3 के लिए आंसर क्या होगा -1। -1 ये कि प्रॉब्लम में दिया होगा कि क्या डालना है, अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता उसका छोटा तो क्या डालना है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम में मिला है कि -1 लगा देना है अगर उससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो। तो 3 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए तो -1 आ जाएगा। 6 के लेफ्ट में 6 से छोटा कौन सा है, 3 है, तो उसके लिए वो आंसर हो गया। 4 के लेफ्ट में कौन सा है, तो 6 तो 4 से बड़ा है, 4 के लेफ्ट में भी 3 है, तो उसके लिए भी ये आंसर हो गया। फिर 2 से छोटा कौन सा है, 2 से छोटा ना 4 है, ना 6 है, ना 3 है, तो उसके लिए -1 हो गया, उससे छोटा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर 9 से छोटा कौन है, 2 ही है सबसे पास में, तो बेसिकली 2 उसके लिए आंसर हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि इससे एक अरे दिया हुआ है, उसके हर एलिमेंट के लिए हमें ये बताना है कि उसके लेफ्ट साइड में, नियरेस्ट लेफ्ट साइड में उससे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो अब हम देखते हैं कि इसको निकालना कैसे है। तो 3 तो पहला एलिमेंट है, तो वो तो किसी के लिए उसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए तो सीधा आंसर लिख दिया मैंने -1। अब मैं इस एलिमेंट पे 6 के लिए देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 6 से पहले वाले एलिमेंट पे जाके देखूंगा वो उससे छोटा है कि नहीं है। तो उसके मेरे को आंसर मिल गया कि 6 से छोटा है 3, तो उसके लिए भी आंसर आ गया 3। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज का तो हो गया, मैं आगे जाता हूँ 4 पे। अब मैं 4 से लेफ्ट में जाके देखूंगा कि 6 है वो छोटा है कि नहीं है, तो 6 तो छोटा है नहीं 4 से, तो फिर मैं और लेफ्ट में जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा, 3 छोटा है कि नहीं है, तो मैं 3 आंसर लिख दूंगा। इसीलिए मैं यहाँ जब 2 के लिए निकालने जा रहा हूं तो मैं 2 से पिछली वाली जो वैल्यू है उससे पूरा लेफ्ट तक ट्रेवर्स करूंगा और देखूंगा कोई छोटी वैल्यू है क्या नहीं है। तो 2 से छोटी वैल्यू कोई मेरी को मिली नहीं एंड तक, और यहाँ पे अरे खत्म हो गया, तो उसके लिए आंसर -1 हो गया। तो अब मैं 9 के लिए जाऊंगा, तो यहाँ से 9 के लिए जब मैं वैल्यू स्टार्ट करूंगा तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। तो जब मैं पहली वैल्यू ही ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं देख लूंगा कि भाई वो उससे छोटी है, तो मैं उसके लिए आंसर लिख दूंगा। तो ये मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, हर ith वैल्यू के लिए मैं i-1 से लेके 0 तक ट्रेवल करके देख रहा हूँ कि उससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जब भी मेरे को मेरा आंसर मिल जाता है मैं उसी टाइम पे ब्रेक कर देता हूँ और मैं आंसर मेरा लिख लेता हूँ उस करंट वैल्यू के लिए। तो मैं कर क्या रहा हूँ, एक फॉर लूप, तो वो i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक जा रहा है, और एक दूसरा फॉर लूप वो j इज इक्वल टू i-1 से लेके 0 तक जा रहा है, उल्टा साइड, राइट। तो ये 2 कर रहा हूं मैं, तो ये भी लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, ये लूप भी n टाइम्स चल रहा है, तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, राइट। तो अब ये हम ये देखना है कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही है, इसको फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। तो हमने ये देखा कि मैं हर वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड में ट्रेवल करके देख रहा हूँ, बार बार यही कर रहा हूँ। तो मैं बार बार वैल्यूज को, बेसिकली सेम वैल्यूज को बार बार ट्रेवर्स कर करके देख रहा हूँ कि उससे छोटी है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है। तो मेरे दिमाग में आएगा क्या मैं किसी तरह रिमेंबर कर सकता हूँ क्या कि यहाँ तक जो है वो छोटी वैल्यूज क्या क्या है जिनकी पॉसिबिलिटी है कि ये छोटी हो सकती है करंट वैल्यू से, और फिर मैं उसको रिमेंबर कर लूँ और वो ऑर्डर ऑफ 1 में ही देख लूँ मैं। मतलब मैं एक ही स्टेप में पता कर लूँ कि भाई ये इससे छोटी है कि नहीं है। अगर छोटी है तो मेरा आंसर मिल जाए, नहीं छोटी है तो मैं कुछ और उसके बेसिस पे कर लूँ। तो मुझे ऐसा ट्राई करना है बेसिकली। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे देखना है कि कुछ मैं रिमेंबर कर सकता हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा और यहाँ पे मैं रिमेंबर करने का ट्राई करूंगा चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आया 3, 3 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया और 3 को यहाँ रिमेंबर कर लिया कि भाई 3 है, वो मेरे पास वैल्यू है, वो किसी और के लिए आंसर हो सकती है, तो मैंने उसको 3 को यहाँ पे याद रख लिया। अब मेरे पास आया 6, तो 6 के लिए मैंने जब देखूंगा कि यहाँ पे 6 से यहाँ पे एक वैल्यू है वो 6 से बड़ी है या छोटी है, तो वो 6 से छोटी है, तो वो मेरे लिए 6 के लिए आंसर हो गया, राइट। तो मैं उसको यहाँ पे आंसर में लिख दूंगा और 6 को यहाँ पे नोट कर लूंगा, क्योंकि 6 भी तो किसी और के लिए आंसर हो सकता है, राइट। आगे अगर यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 10 होता तो 10 के लिए 6 ही तो आंसर होता, तो 6 भी मेरा किसी और के लिए आंसर हो सकता है, तो मैं 6 को यहाँ पे रिमेंबर कर लिया। अब अगली वैल्यू आई मेरी 4, तो मैं 4 के लिए देखूंगा 4 से छोटी है क्या 6, नहीं है, तो मैं 6 को डिलीट कर दूंगा। मैं डिलीट क्यों करूंगा, क्योंकि जब अब 4 आया ना मैं, तो मैं अब आगे 4 को रिमेंबर करने वाला हूं। तो जब कोई आगे 4 के राइट में कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए जब छोटी देखनी होगी तो वो 4 ही तो होगा, उसके लिए 6 थोड़ी ना आंसर होगा। मान लो अब इन वैल्यूज के लिए किसी के लिए आंसर होगा, तो इसमें से किसी के लिए 6 आंसर हो सकता है क्या, 2 के लिए या 9 के लिए नहीं हो सकता ना। अगर आंसर होगा तो भी 4 होगा, क्योंकि 4 तो खुद 6 से छोटा है, तो मैं 6 मेरे लिए कभी आगे आंसर बन ही नहीं सकता। तो मैं 6 को डिलीट कर दूंगा
और फिर मेरे पास अभी बचा क्या, यहाँ पे 3 ही बचा, तो अब मैं 4 को 3 से कंपेयर करूंगा। 3 4 से छोटा है, बिल्कुल है, तो मेरे 4 के लिए भी क्या हो गया आंसर, 3 हो गया। और फिर मैं यहाँ पे 4 को रिमेंबर कर लूंगा क्योंकि 4 किसी और के लिए आंसर बन सकता है। तो अब आगे मेरे पास क्या है, 2। तो अब 2 के लिए मैं देखूंगा कि भाई 2 से छोटा है क्या 4, नहीं है, तो मैं 4 को डिलीट कर दूंगा। अब 4 तो मेरे लिए आंसर बना नहीं, तो मैं अगली वैल्यू देखूंगा, क्या 2 से छोटा 3 है, नहीं है, तो 3 भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि 3 भी अब आगे किसी और के लिए आंसर नहीं बन सकता। तो मेरे लिए यहाँ पे -1 आंसर आ गया क्योंकि स्टेक में अब कोई वैल्यू बची नहीं। तो अब मैंने आगे जो रिमेंबर करना है वो मैंने 2 रिमेंबर करना है क्योंकि 2 आगे की वैल्यूज के लिए आंसर हो सकता है। तो अब मैंने यहाँ पे 9 के लिए देखा कि 9 से छोटा है क्या, तो हाँ है, तो वो मेरा आंसर हो गया 9 के लिए। अब मैंने यहाँ पे 9 इंसर्ट कर दिया, जबकि आगे स्टेक में कोई वैल्यू, आगे बेसिकली अरे में कोई और वैल्यू है नहीं, तो अब आगे मुझे कुछ करना नहीं, मेरी सारी वैल्यूज के लिए आंसर मुझे मिल चुका है। तो इस तरह से मैं रिमेंबर कर लूंगा, जो मेरी आगे किसी और के लिए आंसर बन नहीं सकता उन वैल्यूज को हटा दूंगा ताकि उन पे बार बार ट्रेवर्स नहीं करना पड़े। तो इसलिए मैं को हर वैल्यूज को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो राइट, तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि हम कैसे वैल्यूज को रिमेंबर कर सकते हैं। अब ये रिमेंबर करने वाला जो तरीका किया है, इसके लिए कौन सी डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फिट हो रही है, क्योंकि हमें जो लास्ट वैल्यूज हैं उन्हीं को रिमेंबर करना है और फिर उन्हीं को हटा देना है। सबसे पहले उसी वैल्यू से कंपेयर करेंगे ना जिसमें लास्ट में रिमेंबर की थी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन देता है, स्टेक डेटा स्ट्रक्चर देता है, तो यहाँ पे इसलिए हमें स्टेक यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, तो सबसे पहले तो हमने चेक किया है कि भाई स्टेक में कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर है और वो बेकाम की वैल्यू है, मतलब वो बड़ी वैल्यू है करंट वैल्यू से, तो वो हमारे आगे किसी और वैल्यूज के लिए आंसर बन नहीं सकती, तो उसको डिलीट कर देंगे। तो चेक एंड डिलीट वाला काम करना है हमें। दूसरा काम हमने क्या किया, हमने रिजल्ट में वैल्यू स्टोर की है। अगर मेरा स्टेक खाली है तो -1 आ गया, और अगर उसमें कोई वैल्यू है और वो एंड में कोई वैल्यू बची है उसमें, तो वो छोटी वैल्यू बची होगी, राइट। जब ये चेक और डिलीट करने के बाद कोई वैल्यू अगर स्टेक में बची है तो वो उससे करंट वैल्यू से छोटी ही होगी, तो जो टॉप पे वैल्यू होगी वो मेरे लिए आंसर हो जाएगा। अब मैंने तीसरा काम इसमें क्या किया है कि स्टेक में भी तो करंट वैल्यू को डालना पड़ेगा, तो स्टेक में जो हमारा करंट नंबर है वो स्टेक में इंसर्ट कर दूंगा क्योंकि वो आगे की वैल्यूज के लिए आंसर बन सकता है। तो चलो अब कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 1 कर लिया। अगर स्टेक खाली नहीं है एंड स्टेक में जो वैल्यूज हैं वो नंबर से बड़ी हैं तो वो और किसी के लिए आंसर नहीं बन सकती, तो उनको पॉप कर दिया। तो ये चेक एंड डिलीट हो गया मेरा। यहाँ पे ये मैंने कर लिया कि -1 इंसर्ट कर दिया अगर मेरा स्टेक खाली है तो, क्योंकि लेफ्ट में कोई वैल्यू बची ही नहीं है जो उससे छोटी हो, तो मेरे लिए आंसर -1 हो गया। यहाँ पे मैंने स्टेक का जो टॉप है वो मेरे लिए आंसर हो गया करंट वैल्यू के लिए, क्योंकि वही वैल्यू उससे छोटी मिल रही होगी आफ्टर डूइंग दिस फर्स्ट स्टेप। ओके, अब लास्ट में मैंने स्टेक में करंट वैल्यू है वो पुश कर दी, जो कि आगे फ्यूचर की वैल्यूज के लिए आंसर हो सकती है। तो ये सिंपल सा कोड है। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस 2 लाइनों की वजह से, फॉर एग्जांपल ये फॉर लूप है वो 1 से लेके n तक जा रहा है तो n एलिमेंट पे जा रहा है। ये वाइल लूप है, इसमें भी n एलिमेंट हो सकते हैं, बट ये देखने में ऐसे लग रहा है कि n² होगा, बट ये एक्चुअल में n² नहीं है, ये एक्चुअल में n ही है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने 6 और 4 ऐसे वैल्यू डाली और फिर मैं आगे कोई एक नई वैल्यू आई मेरे x, उसके लिए ये दोनों वैल्यू मेरे काम की नहीं है, मतलब 2 वैल्यू आई आगे, तो 2 से छोटी ये भी नहीं है, 2 से छोटा ये भी नहीं है, तो मैंने पहले इसको डिलीट किया, फिर इसको डिलीट किया और फिर मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया। तो अब आगे जो 2 के बाद में कोई वैल्यू आ रही थी उसके लिए 4 और 6 आंसर कर सकते हैं क्या? कभी नहीं बन सकते, तो इसीलिए तो डिलीट किया। तो वो इन दोनों पे वैल्यूज पे कभी आके विजिट करेंगे? नहीं करेंगे, वो सीधा 2 से ही कंपेयर करेंगे। तो इन सब अरे में स्टेक में भी हमने n वैल्यूज डाली हो एक बार, बट उनको डिलीट हमने एक ही बार किया है, बार बार किसी एक एलिमेंट के लिए n पे ट्रेवर्स नहीं किया। मतलब यहाँ पे n एलिमेंट है और उसमें मैंने एक एलिमेंट के लिए, जब ये 2 आया था अपने एग्जांपल में, तो उसके लिए मैंने ये सारी वैल्यूज डिलीट करी थी, तो उसके आगे के लिए उन पे वैल्यूज पे नहीं ट्रेवर्स कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी एक एलिमेंट के लिए मे बी n एलिमेंट पे ट्रेवर्स किया हो, बट बाकी जो n-1 एलिमेंट थे उनके लिए मैंने एक एक स्टेप ही ट्रेवर्स किया है, उसको जो टॉप पे वैल्यू थी उसी से ही कंपेयर किया है। जब जो वैल्यूज डिलीट हो गई हैं उन पे बार बार मैं नहीं गया हूँ, तो ये होगा क्या, n+n काइंड ऑफ इसकी स्टेप हो रही होंगी, राइट। तो ये ऑर्डर ऑफ n बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने एक तो यहाँ पे रिजल्ट लिया है जिसमें n वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, स्टेक भी लिया है उसमें n वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, तो बेसिकली n+n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही है, तो इसको भी ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। तो आई गेस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ आ गया होगा। तो अब इसमें देख लेते हैं कि भाई जब स्मॉलर एलिमेंट ऑन राइट देखना हो तब क्या करेंगे। सेम एग्जांपल है, हमें स्मॉलर वैल्यूज राइट में देखनी है, तो यहाँ पे 3 के लिए स्मॉलर वैल्यूज में राइट में देखूंगा, तो 3 के लिए मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेगी, 3 के बाद 6 छोटी नहीं है, 4 छोटी नहीं है, 2 मिलेगी, तो मेरा 2 आंसर हो गया। फिर मैं 6 के लिए देखूंगा क्या है, 6 के लिए मेरे पास 4 है इसके जस्ट बाद, तो 4 आंसर हो गया। 4 के लिए क्या है, 2 में है तो 2 आंसर हो गया। फिर 2 के लिए क्या है, कोई छोटी है नहीं तो -1 हो गया।
9 के राइट में कोई वैल्यू है नहीं तो उसके लिए भी -1 हो गया। तो ये बेसिकली राइट में छोटा क्या है, ये क्वेश्चन है, इसी जस्ट ऑपोजिट, उसमें लेफ्ट में देखना था, इसमें राइट में देखना है, तो उसके लिए हमारा ये आंसर हो गया। तो इसके लिए अगर सिंपल सॉल्यूशन सोचोगे तो क्या करोगे, i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक एक लूप है हमारा, उसमें हर वैल्यूज के लिए देख रहे हैं। तो दूसरा लूप हमारा ये होगा फॉर j इज इक्वल टू i+1 से लेके n तक, क्योंकि हम जब इस वैल्यूज पे देख रहे हैं तो इन सब पे ट्रेवल करके देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तब इन सब पे देखेंगे उसके आगे पे, तो ये 2 फॉर लूप लग गए ना, तो यही हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा, यही हमारे सबसे पहले दिमाग में आएगा। इसी तरह हम वैल्यूज को कंपेयर करने का सोचेंगे, तो अब इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन यूजिंग स्टेक जो कि सिमिलर ही होगा। जब स्मॉल में देखना था तब हम लेफ्ट से चेक करते जा रहे थे, अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट में वैल्यूज देखनी है, तो क्यों ना मैं इधर से जब रिमेंबर करूंगा तो इधर से रिमेंबर करूंगा, राइट। तो जब मेरे को रिमेंबर करना होगा तो वैल्यूज को यहाँ से तो रिमेंबर करूंगा, इधर से कैसे रिमेंबर कर पाऊंगा। मुझे जब ये 6 एक्सप्लोर कर रहा हूं तो मुझे क्या पता 6 का राइट में क्या यूज होने वाला है, तो ठीक है। तो इसलिए मैं जब इसको लेफ्ट से ट्रेवर्स करके देखूंगा तब मैं इसको ट्राई करूंगा, राइट। तो सबसे पहले मान लो मैं 9 के लिए देख रहा हूं, तो 9 के लिए तो मेरे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसके लिए -1 आंसर आ गया। अब मैं मान लो 2 के लिए आंसर देख रहा हूं, तो 2 के लिए राइट, और 9 को मैंने यहाँ रिमेंबर कर लिया था, राइट। तो 2 के लिए 9 बड़ा है कि छोटा है, तो 9 तो 2 से बड़ा है, जबकि हमें स्मॉलर फाइंड करना है, तो -1 हो गया। और इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे हटाया क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे 2 है तो 9 किसी और के लिए आंसर बन सकता है, नहीं बन सकता, 2 9 से छोटा है। तो अब मेरे पास रिमेंबर क्या किया मैंने, 2 रिमेंबर किया। अब मेरे पास आया 4 और 2 को कंपेयर किया मैंने, तो 2 4 से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया और 4 को रिमेंबर कर लिया, क्योंकि आगे वाली वैल्यूज के लिए 4 किसी के लिए आंसर बन सकता है। अब जब 6 आया तो 6 को मैंने 4 से कंपेयर किया, 4 6 से छोटा है, तो ये 4 मेरा 6 के लिए आंसर बन गया, और मैंने 6 को यहाँ पे रिमेंबर कर लिया, क्योंकि 6 आगे किसी और के लिए आंसर बन सकता है। तो अब मैं जब देख रहा था फाइनल वैल्यू 3 को, तो 3 को मैंने 6 से कंपेयर किया, छोटा है नहीं है, तो मैंने 6 को हटा दिया। 3 को फिर मैंने 4 से कंपेयर किया, छोटा है नहीं है, तो मैंने 4 को भी हटा दिया। तो मैंने फिर 3 को 2 से कंपेयर किया, छोटा है बिल्कुल है, तो 3 के लिए मेरा आंसर क्या हो गया, 2, और यहाँ पे मैंने 3 को रिमेंबर कर लिया। अब आगे कोई वैल्यू बची नहीं, तो आगे हमें किसी और चीज कुछ करना नहीं, हमें हमारा आंसर मिल गया है। बट ये आंसर है वो ऑपोजिट मिला है, 9 के लिए जो आंसर है लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यूज के लिए वो 0th इंडेक्स पे आंसर है, तो ये हमें आंसर मिला है वो रिवर्स ऑर्डर में मिला है। तो फाइनली हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो जो 2 4 2 -1 -1 ये हमारा इस वैल्यूज के लिए ये आंसर हो जाएगा इसको रिवर्स करने के बाद। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। इसका कोड देख लेते हैं। तो इसका कोड एकदम सेम ही है, इसमें कुछ नहीं करना, हमने पीछे से ट्रेवर्स करना शुरू कर दिया। उसमें 0 से n किया था, इसमें n-1 से लेके 0 तक ट्रेवर्स करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे पीछे से ट्रेवर्स करना शुरू कर दिया, और बाकी सब एग्जैक्टली सेम ही कर रहे हैं, और जो स्टेक है उसमें वैल्यूज वैसे ही स्टोर कर रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। रिजल्ट है उसमें भी वैल्यूज सेम ही तरह से स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे बस हमने ये किया है कि जब वैल्यूज हैं, या तो इसको यहाँ 0 से, पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ 0 इंडेक्स से स्टोर करनी शुरू की थी वैल्यू, तो या तो 0 से इंडेक्स से स्टोर कर लो और फिर लास्ट में रिवर्स कर लो, या फिर यहाँ पे जैसे इसमें किया है कि जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली अरे की साइज, उसी साइज का, नम्स में जितने एलिमेंट्स हैं उसी साइज का एक अरे बना लो, और जब वैल्यूज डाल रहे हो डायरेक्टली वो लास्ट पोजीशन से ही डालना शुरू कर दो। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर एक विदाउट इसको इनिशियलाइज करे बिना डायरेक्टली हम रिजल्ट पुश बैक कर सकते हैं। तो वो शुरू में वैल्यूज डालेगा, फिर एंड में यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट कुल मिला के बात यह है कि हमें एक वेक्टर में फाइनली हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, और स्टेक हमें यूज करना है रिमेंबर करने के लिए। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार, एंड पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।